तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड ये रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म की एनसीईआरटी हाइलाइट्स का थर्ड पार्ट होगा। तो देखो, मेरे को कल ही शायद वीडियो कल ही आती, बट मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि कल से मैं रिज़ल्ट आने वाला था, मतलब रिज़ल्ट या आंसर की आने वाली थी। तो मैं बार बार वही स्क्रॉल करी जा रही थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। एंड आज आ भी गई आंसर की, मैंने मैच किया है, सारा स्कोर सही बन रहा है। बस एक क्वेश्चन का मुझे, वो वैस्कुलर कैम्बियम वाला क्वेश्चन है ना, जिसमें सारी स्टेटमेंट्स सही हैं, बट लिखा था कि मतलब ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हो। तो एक उस क्वेश्चन का मुझे बस डाउट है, तो देखते हैं उसका क्या होगा। 633 तो मेरे कंफर्म है। अब अगर वो सही हो जाता तो 638 हो जाएंगे, अगर वो गलत हो जाएगा तो -5 जाएगा, तो 633 हो जाएंगे फिर मेरे मार्क्स। चलो देखते हैं फिर क्या होता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गेमीट ट्रांसफ़र, ठीक है। तो इससे पहले मैंने बता दिया था कि गेमीट्स कैसे फॉर्म होते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि गेमीट्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब आएगा कि गेमीट्स फॉर्म, अभी तक हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे चल रहे हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, सबसे पहले होगा गेमीट फॉर्मेशन। सबसे पहले गेमीट फॉर्म होएगा, बिना फॉर्मेशन के तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि फॉर्मेशन के बाद उसका गेमीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और जब वो ट्रांसफ़र होके एक दूसरे के पास हो जाएंगे तभी तो वो फ्यूज़ करके फर्टिलाइजेशन करेगा। देखो, इन क्लासेस का मोटिव मेरा ये नहीं है कि तुम्हें समझ आए। देखो, बेसिक कंसेप्ट तो सबको समझ आ सकता है, वो किसी भी टीचर से पढ़े, बट एनसीईआरटी को पढ़ना, एनसीईआरटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। देखो, तुम्हें बेसिक तो सब समझा देंगे, तुम किसी भी इतने सारे एजुकेटर्स है यूट्यूब पे, तुम्हारे अपने स्कूल के टीचर्स, कोचिंग के टीचर्स, जहाँ पे भी तुम जाते हो वो सब समझा देते हैं, बेसिक आइडिया तो सब बता देते हैं कि क्या है चैप्टर में, क्या मतलब पढ़ना क्या है। बट जो लाइन से क्वेश्चंस आते हैं ना एनसीईआरटी के, मैं तुम्हें वो कराने आई हूँ बस, क्योंकि वही क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब कोई पहली बार एनसीईआरटी पढ़ेगा तो नहीं आते, और कोई भी कोचिंग कोई भी वो एनसीईआरटी को ऐसे करके नहीं पढ़ाती, ठीक है। तो हम चलते हैं गेमीट ट्रांसफ़र पे, ठीक है। अब गेमीट ट्रांसफ़र कैसे होगा और एक दूसरे के पास, फिर उसके बाद फ्यूज़ होकर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। आफ्टर देयर फॉर्मेशन, जो कि गेमीटोजेनेसिस होता है, गेमीट्स का फॉर्मेशन, मेल एंड फीमेल गेमीट्स मस्ट बी फिजिकली मतलब पास में लाने पड़ेंगे, ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन, जो कि फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब आपको अगर उन्हें फ्यूज़ कराना है तो आपको उनको फिजिकली पास भी तो लाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से कॉल करके हाँ फ्यूज़ हो जाएंगे एक दूसरे को, नहीं ना, उन्हें एक दूसरे के पास लाना पड़ेगा। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गेमीट्स मीट? अब वो मीट कैसे करते हैं, ये एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आगे दे भी देगी, खुद ही क्वेश्चन पूछती है फिर आंसर भी देती है, कुछ चीज़ों का नहीं देती तो उसके लिए आपको टीचर्स की हेल्प चाहिए होती है। In a majority of organisms, male gamete is motile. Majority में क्या होता है, मेल गेमीट मोटाइल होता है, जैसे कि हमारे में भी होता है, ह्यूमंस में स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है, बट फीमेल्स का ओवा मोटाइल नहीं होता, ठीक है। एंड द फीमेल गेमीट इज स्टेशनरी, फीमेल का जो गेमीट होता है वो स्टेशनरी होता है, वो मोटाइल नहीं होता। एक्सेप्शंस आर अ फ्यू फंगी एंड एल्गी। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या इसकी एक्सेप्शन है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ का, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास से आपका ये बन रहा है कि किसका, ये नॉर्मली क्या होता है, मेल मोटाइल है, फीमेल नॉन मोटाइल है, बट इसके एक्सेप्शन क्या है, कुछ फंगी और एल्गी। उसके अंदर क्या होता है, बोथ टाइप्स ऑफ गेमीट्स आर मोटाइल। ये पीछे हमने पढ़ा भी था क्लैडोफोरा में, मैंने पीछे एग्जाम्पल कराया था जब लास्ट वीडियो में, कि आइसोगेमीट्स ऑफ क्लैडोफोरा, ठीक है, उसमें गेमीट्स एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। अब देयर इज़ अ नीड फॉर अ मीडियम थ्रू विच द मेल गेमीट्स मूव। अब देखो, आपको एक मीडियम भी चाहिए, हवा में उड़ के तो जाएंगे नहीं, जाते हैं कुछ में वैसे भी जाते हैं, बट फिर भी तो आपको एक मीडियम चाहिए जिसके थ्रू जो मेल गेमीट्स हैं वो मूव करे, ठीक है। तो इन सेवरल सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड पेटेरिडोफाइट्स, वाटर इज़ द मीडियम। अब किसके अंदर वाटर मीडियम है आपको ये पता होना चाहिए। वाटर मीडियम किसका होता है, गेमीट ट्रांसफ़र का। वाटर मीडियम होता है गेमीट ट्रांसफ़र का एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में और पेटेरिडोफाइट्स में, ठीक है।
A large number of water is the medium through which these gametes transfer takes place. A large number of male gametes however fail to reach the female gametes, क्योंकि पानी में ऑफ कोर्स सी बात है बहुत सारे तो अपने डायरेक्शन लूज़ कर जाते हैं, तो फिर इसीलिए तो होता है कि मेल जो गेमीट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में फॉर्म होते हैं, क्योंकि सारे के सारे ओवा के पास नहीं पहुंच सकते, इसलिए मेल गेमीट्स का जो नंबर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है. ह्यूमंस के केस में भी स्पर्म का काउंट कितने मिलियंस में होता है, बट फीमेल गेमीट तो एक टाइम पे एक ही ओवा रिलीज़ करता है, तो इसलिए मेल गेमीट्स इतने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सबका वहाँ पे पहुँचने का चांस बहुत कम होता है. यहाँ पे भी देखो वाटर के थ्रू हो रहा है, तो ऑफकोर्स सी बात है कितने ही पहुँच पाएंगे. देखो, टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गेमीट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ मेल गेमीट्स प्रोड्यूसेस सेवरल थाउजेंड टाइम्स देन द नंबर ऑफ फीमेल गेमीट्स प्रोड्यूस्ड. ठीक है. अब इन seeded plants pollen grains are the carriers of male gamete and ovule has an egg. अब देखो यहाँ पे पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स, उसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि जो मेल गेमीट है वो मोटाइल है कि इमोटाइल है, तो पता है बहुत बच्चे बोल देते हैं कि मोटाइल होता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन जाता है ना, तो बोल देते हैं कि मोटाइल होता है. बट देखो मेल गेमीट तो इमोटाइल है, पॉलन ग्रेन मूव करता है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गेमीट होता है, तो मेल गेमीट इमोटाइल होता है, पर पॉलन ग्रेन मूव करता है जो उसका कैरियर होता है. पॉलन ग्रेन इज द कैरियर. ठीक है. तो आपको अगर पूछा जाए तो मेल गेमीट इज इमोटाइल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेल गेमीट एंजियोस्पर्म्स में इमोटाइल होता है. ठीक है. होमोगेमीट्स ऑफ एल्गी, देखो ये आपको ऊपर एक्सेप्शन बताया था ना, देखो बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, मेल और फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, ये ऐसे फ्यूज़ कर जाएंगे और एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा. ठीक है. इन हायर प्लांट्स मेल एंड फीमेल गेमीट्स बोथ आर इमोटाइल, पॉलन ग्रेन्स कैरी मेल गेमीट्स. देखो मैंने यहाँ पे भी लाइन लिख दी है स्पेशली. ठीक है. पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन एंथर देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन. तो जो पॉलन ग्रेन्स है एंथर में जो प्रोड्यूस होता है, एंथर क्या होता है, जो ऐसे फिलामेंट सा होता है ना, इसके अंदर ऐसे डाइथिकस स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, जिसके अंदर आपके प्रोड्यूस होते हैं मेल गेमीट्स, ये एंथर होता है. ठीक है. देयरफॉर दे हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा. स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा पता है ना, जो ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसके नीचे ऐसे आपकी ओवरी होती है, ये स्टिग्मा होता है. ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्टाइल होता है, ये स्टिग्मा होता है. ठीक है. यहाँ पे पॉलन ग्रेन को पहुँचना पड़ेगा तो ही वो जाकर फर्टिलाइज करेगा. ठीक है. इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन इन बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल मतलब जिसके अंदर दोनों सेक्सेस हो. ठीक है. सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स भी जिन्हें कह सकते हो. एग्जाम्पल पीज. अब आपको यहाँ पे ये याद करना है कि जो पीज होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन निकलती है. देखो सब फिर यही बोलता है कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकल रही है. देखो हर लाइन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें दी हुई हैं. जो पहली बार पढ़ेगा ना, पहली बार के वो 10 बार भी पढ़ेगा ना, तो भी उनको ये चीज़ें नहीं दिखेंगी. ये चीज़ें दिखती हैं कि आप जब बहुत ज़्यादा बार पढ़ लेते हो. ठीक है. तो देखो पीज क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है. यहाँ से आपकी एक ये लर्निंग है. ठीक है. आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि पीज बाइसेक्सुअल होता है. ठीक है. Pea's transfer of pollen grains to stigma is relatively easy as anthers and stigma are located close to each other. Pollen grains soon after they are shed come in contact with the stigma. अब ये बता रहा है कि जो पीज है वो बाइसेक्सुअल, उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों गेमेट एक ही प्लांट में प्रेजेंट है. तो उसमें क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र है वो बहुत ईजी है. यहीं से पॉलन झड़ेगा, यहीं पे स्टिग्मा पे गिर जाएगा और वो फर्टिलाइज कर जाएगा. तो यहाँ पे बहुत ईजी होता है. बट अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें जिसके अंदर डायोसिस कंडीशन होती है, एक ही सेक्स प्रोड्यूस करता है एक प्लांट, अ स्पेशलाइज्ड इवेंट कॉल्ड पॉलिनेशन. वहाँ पे पॉलिनेशन होता है. पॉलिनेशन क्या होता है, जब ट्रांसफ़र होता है एक उससे दूसरे तक. ठीक है. तो उस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं. फैसिलिटेट्स ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा. ठीक है. स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन्स का जाना इज पॉलिनेशन. Pollen grains germinate on stigma and pollen tubes carry the male gametes and reach the ovule and discharge the male gametes near the eggs. यहाँ पे देखो आपका pollen grain आया, वो यहाँ से pollen tube बनाता है, ओवरी के अंदर जाता है और यहाँ पे मेल गेमीट्स को रिलीज़ कर देता है. ठीक है. ऐसे यहाँ पे एग, और उसके बाद एग फर्टिलाइज करके ओव्यूल, ये सब आपका फॉर्म होता है. ठीक है.
In dioecious animals, since male and female gametes are formed in different individuals, the organism must evolve a special mechanism for gamete transfer. अब देखो, जो एनिमल्स हैं जिनके पास एक ही सेक्स ऑर्गन है, तो उनके अंदर भी कोई स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म होना चाहिए गेमेट ट्रांसफ़र का. सक्सेसफुल ट्रांसफ़र एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गेमेट्स इज असेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन. तो अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट क्रिटिकल या फिर मोस्ट वाइटल, इन सब का आंसर क्या है? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होता है मोस्ट क्रिटिकल भी और मोस्ट वाइटल प्रोसेस भी. ठीक है, अब आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो गए, अब आते हैं फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है. ठीक है, द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स. अब गेमीट बन गए, पास भी आ गए, अब क्या होगा उनका? अब उनका होगा फ्यूजन. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगेमी. सिनगेमी क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम सिनगेमी होता है. ठीक है, results in formation of a diploid zygote. Diploid मतलब 2n. ठीक है, the term fertilization is also often used for this process. fertilization और syngamy सेम होता है, इसे आप syngamy भी कह सकते हो. is also termed for this process. The terms syngamy and fertilization are frequently used though interchangeably. ठीक है, ये डायग्राम किसका है? जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन का एक स्टिग्मा के ऊपर. ठीक है, अब what would happen if syngamy does not occur? अगर fertilization नहीं होगा तो क्या होगा? However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybee, and even some lizards and birds turkey, the female gamete undergoes development to form a new organism without fertilization. देखो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, इसके एग्जाम्पल्स इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना. यहाँ पे रॉटिफर्स, हनी बीज, सम लिजर्ड्स एंड बर्ड्स में टर्की. ये प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस होता है, एक सेकेंड, पार्थिनोजेनेसिस. इसके अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन नहीं होता. फर्टिलाइजेशन नहीं होता. जो फीमेल गेमीट होता है वो डायरेक्टली डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल बना देता है. ठीक है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जो गेमीट होगा वो डायरेक्टली नया इंडिविजुअल बना देगा. इसे कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस. और ये होता किस में है? यहाँ पे सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको. रॉटिफर्स, हनी भी, इसके एग्जांपल बिल्कुल ऐसे हैं कि आपसे ये तो पूछा ही जाता है, तो मतलब इसे तो बिल्कुल लर्न कर लो, बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लो. ठीक है, और ये आपने पार्थिनोकार्पी भी पढ़ी होगी चैप्टर 5 में, 11th में. वो होता है फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. जब एक फ्रूट का फॉर्मेशन होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, यहाँ पे एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है, तब उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं. तो पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ये भी पता लग जाएगा. ठीक है, अब वेयर डज सिनगैमी अकर? अब सिनगैमी होती कहाँ है? एक तो बाय गॉड एनसीईआरटी इतने क्वेश्चंस पूछती है कि हमें लगता है कि हम उसे पढ़ नहीं रहे, हम उसको जवाब दे रहे हैं. ठीक है, in most aquatic animals such as algae and fishes as well as amphibians, syngamy occurs in external water outside the body of organism. Question, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है कि एक्सटर्नल मीडियम वाटर इसके अंदर किस किस की फर्टिलाइजेशन होती है? एग्जाम्पल्स बताओ. इसके अंदर होती है फर्टिलाइजेशन किसकी? एल्गी, फिशेस एंड एम्फिबियंस. ठीक है, बाकी सब की पानी में नहीं होती. ये आपके वाटर वाले एग्जाम्पल्स हो गए. दिस टाइप ऑफ गेमेटिक फ्यूजन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वो बॉडी के बाहर हो रही है, एक्सटर्नल. ठीक है, organisms exhibiting external fertilization show great synchrony between the sexes and release a large number of gametes into the surrounding medium water in order to enhance the chances of syngamy. अब देखो, सिंक्रोनी का मतलब होता है अकरेंस. अब देखो, जिनका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसके अंदर देखो एक ही टाइम पे अगर मेल और फीमेल दोनों गेमीट्स प्रोड्यूस करेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा. अगर मेल ने प्रोड्यूस कर दें, 1 महीने बाद फीमेल प्रोड्यूस करेगी, तो वो एग्स तब तक बचेंगे नहीं,
तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो उनके अंदर ना मतलब उनका टाइमिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, एक टाइम पे होना चाहिए दोनों चीज़ें, ठीक है, सिंक्रोनी होनी चाहिए दोनों के बीच में। एंड अगर पानी में हो रहा है, एक्सटर्नल है, तो देखो कितने चांसेस है, एक तो अगर फ्यूज़ कर भी जाएंगे बहुत सारे एग्स तो उसके बाद भी प्रेडेटर्स खा जाएंगे, फिशेस खा जाती हैं अंडे, ठीक है, तो फिर मतलब फिर भी नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन ना बहुत कम चांसेस होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में गेमेट्स बनाए जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों के, ठीक है। दिस हैपन्स इन द बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स where a large number of offsprings are produced. A major disadvantage is that the offsprings are extremely vulnerable to the predators, threatening their survival up to adulthood. देखो मैंने अभी यही लाइन बताई थी ना कि वहाँ पे इतने गेमिट्स बन जाते हैं, क्योंकि इतने बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि वो एडल्ट तक सर्वाइव ही नहीं करते, वहाँ पे फिशेज होती हैं, वो खा जाएंगे अंडे आपके, क्योंकि ऐसे होता है ना कि आप वाटर में यहाँ नीचे अंडे दोगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिशेज भी तो हैं, वो आपके सारे अंडे खा जाएंगे, बचेंगे ही नहीं, ठीक है। इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फंगी, higher animals such as reptiles, birds, mammals, and in a majority of plants, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, angiosperms, syngamy occurs inside the body of organisms. ये है इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होता है, और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, ये सारे आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सारे। अब आप एक चीज़ का याद कर लोगे ना, एक्सटर्नल का याद कर लो, बचे हुए सारे इंटरनल में चले जाएंगे, ठीक है। In all these organisms, egg is formed inside the body of female body where they fuse with male gamete. तो जो एग होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही बनता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और मेल गेमेट को वहाँ तक पहुँचाया जाता है, सबके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गेमेट इज मोटाइल। जहाँ पे भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन आता है वहाँ पे मेल गेमेट मोटाइल होता है, एंड हैज़ टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट। In these, even though the number of sperms produced is very large, but there is a significant reduction in the number of eggs. अब इसके अंदर भी देखो, जो एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है, एक्सटर्नल में दोनों के एग्स ज़्यादा प्रोड्यूस, दोनों के गेमीट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। इंटरनल में मेल के तो गेमीट्स अभी भी ज़्यादा होंगे, बट फीमेल के गेमीट्स कम हो जाते हैं, उनको ज़्यादा अब प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सेफ होता है फीमेल की बॉडी के अंदर। In seed plants, however, the non-motile male gametes are carried to female gamete by pollen tubes. अब सीडेड जो प्लांट्स होता है उसके अंदर क्या होता है, ये देखो मैंने आपको बताया था नॉन मोटाइल मेल गेमेट्स। सीडेड प्लांट्स का मतलब ही होता है एंजियोस्पर्म्स या फिर जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से बता दिया है कि जो मेल गेमीट होता है, आपको तो ये लग रहा है कि पॉलन ग्रेन तो मूव करके जा रहा है तो मेल गेमीट तो मोटाइल हुआ, बट जो मेल गेमीट होता है यहाँ पे वो इमोटाइल होता है, या फिर नॉन मोटाइल कह लो, मोटाइल नहीं होता, ठीक है। एंड इज आर कैरीड टू फीमेल गेमीट बाय पॉलन ट्यूब्स, या फिर पहले पॉलन ग्रेन लेके जाएगा, उसके स्टिग्मा के बाद पॉलन ट्यूब से कैरी करेगी। अब आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन हो गया गेमीटोजेनेसिस, गेमीट ट्रांसफ़र, फिर क्या आएगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। उसके अंदर क्या होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप करेगा। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। Events in sexual reproduction after the formation of zygote are called as post-fertilization events. Zygote के formation के बाद वाले events, ठीक है। The zygote formation of diploid zygote is universal in all sexually reproducing organisms. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। जहाँ पे आपसे यूनिवर्सल टर्म आ गया ना कि zygote का फॉर्मेशन हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता ही होता है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कितना भी सिंपल से सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। कोई भी रिप्रोड्यूस करेगा तो उसके अंदर जाइगोट ज़रूर बनेगा। जाइगोट क्या होता है, एक सिंगल सेल्ड होता है जो फ्यूज़ करने पे फॉर्म होता है, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन द एक्सटर्नल मीडियम यूजुअली वाटर। जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पे क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, एक्सटर्नल मीडियम में ग्रो करता है यूजुअली, जो कि वाटर होता है ज़्यादातर, ठीक है। वेयर एज इन दोज exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of the organism. जब internal होगा तो ये body के अंदर बनेगा। Further development of zygote depends on the type of life cycle of the organism has the environment it is exposed to. अब देखो zygote तो सब में बनेगा, ये यूनिवर्सल है, बट zygote के आगे का डेवलप करना
वो हर एक उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज़ है, वो कैसे ग्रो करती है। उसके जाइगोट के आगे का प्रोसेस हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग है, पर जाइगोट का प्रोसेस यूनिवर्सल है, वो सबके साथ बनेगा, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू फंगी एंड एल्गी, जाइगोट डेवलप्स अ थिक वॉल दैट इज़ रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। अब आपको ये याद करना है कि सिर्फ फंगी और एल्गी में जो जाइगोट होता है वो अपने पास एक थिक वॉल बनाता है जो कि रेजिस्टेंट होती है डेसिकेशन और डैमेज से, ठीक है। ये किस में होता है? सिर्फ फंगी और एल्गी में, क्योंकि फंगी और एल्गी में बाहर जब जो आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है वो बाहर की साइड पे हो रहा है ना, अगर बॉडी के बाहर हो रहा है तो वहाँ पे आपको बचाना भी तो है ना अपने जाइगोट को। वो कैसे होगा? वो उसके लिए होता है कि एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि रेजिस्टेंट होता है डेसिकेशन से, डैमेज से। इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। जर्मिनेट करने से पहले वो थोड़ा टाइम कुछ ब्रेक पे जाता है, जैसे सीड्स की डॉर्मेंसी आती है ना, वैसे, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स विद डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, zygotes divides by meiosis to form haploid spores that grow into haploid individuals। अब देखो, जो हैप्लॉन्टिक साइकिल वाले होते हैं, हैप्लॉन्टिक मतलब एन वाले, ठीक है, उसके अंदर जो जाइगोट होता है वो मियोसिस, अब उसके अंदर जाइगोट तो 2n होता है ना, तो वो मियोसिस शो करेगा और हैप्लॉइड स्पोर्स बना देगा, और हैप्लॉइड स्पोर्स वापस हैप्लॉइड इंडिविजुअल बना देंगे, क्योंकि हैप्लॉन्टिक साइकिल है जो इंडिविजुअल है वो तो हैप्लॉन्टिक ही होगा ना, हैप्लॉन्टिक इज एन, ठीक है। तो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसल्ट योर क्लास 11th बुक फॉर ये वाला, वही जो डायग्राम नहीं है आपका प्लांट किंगडम में पीछे, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, उसके बारे में ये, ठीक है। जाइगोट इज अ वाइटल लिंक, ये आगे फिर से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज़ द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स of one generation and the next. Every sexually reproducing organisms, including human being, begin life as single-celled organism. Every sexually reproducing animal लिखा है, जहाँ पे टर्म आ जाए उसके अंदर जाइगोट बनता ही बनता है। एवरी सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग, अब इसके अंदर आप वो नहीं मान सकते कि हाँ यूनिवर्सल है तो एमीबा भी बनाएगा, प्रोटिस्टा भी बनाएगा, नहीं, सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है। अब आते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस पे। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो बनना इज एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज, अब एम्ब्रियोजेनेसिस में होता क्या है देखो, कोई भी सेल मेच्योर होने के लिए क्या करती है? एक तो वो करेगी सेल डिवीजन जो कि माइटोसिस होता है, ठीक है, अपने सेल का नंबर बढ़ाएगी, और एक करेगी सेल डिफरेंशिएशन, सेल को मेच्योर करके एक फंक्शन दे देगी, ठीक है। इससे क्या होगा? सेल डिवीजन से क्या होगा? सेल का नंबर बढ़ेगा, और सेल डिफरेंशिएशन के क्या होगा कि सेल मेच्योर हो जाएगी, उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन हो जाएगा, फिर वो वही काम करेगी, उसके लिए वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। वाइल सेल डिवीजन इंक्रीजेज द, यहाँ आप देखो, during embryogenesis zygote undergoes cell division, that is mitosis, and cell differentiation. While cell division increases the number of cells into the developing embryo, cell differentiation helps groups of cells to undergo certain modifications to form specialized tissues and organs to form an organism, ठीक है। सेल डिफरेंशिएशन से क्या होगा कि उसके पास एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड फीट, जैसे वही होता है ना कि आपको एक परमानेंट काम दे दिया उसको, अब आप ऐसे परमानेंट काम डिवाइड कर दोगे तो ही तो आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी, अच्छे से फंक्शन करेगी, ठीक है। तो ये होता है एम्ब्रियोजेनेसिस में, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओवीपैरस एंड वीवीपैरस। ये तो देखो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओवीपैरस जो अंडे देते हैं, वीवीपैरस जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। अभी ये जिसको नहीं आता वो 3rd 4th क्लास में चला जाए, ठीक है। Based on whether the development of zygote takes place outside the body of the female or inside the body of female, whether they lay eggs, that is whether they lay eggs or whether they lay eggs, unfertilized eggs, or give births to young ones, ठीक है। इन ओवीपैरस में क्या होता है कि जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स होते हैं, एग्जाम्पल्स भी पता लग रहे हैं यहाँ पे, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, द फर्टिलाइज्ड एग्स कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस शेल। अब देखो ओवीपैरस में क्या होता है कि जो एग होता है वो बनेगा, एग वाले होते हैं ना ओवीपैरस, और उसके पास क्या होगी? कैलकेरियस शेल होगी, क्योंकि आपको एग को बचाना भी है ना, जैसे एग होता है, हेन का भी एग होता है, उसके बाहर एक कवरिंग होती है ना उसको अंडे को बचाने के लिए,
ठीक है, आर लेड इन द सेफ प्लेस इन द एनवायरमेंट आफ्टर पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है, जो हीट पीरियड होता है ना, एक बर्ड को देखा वो अपने अंडे के ऊपर बैठ कर उसको गर्म करती है, वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड, जिसकी वजह से वो मेच्योर होता है, उसके अंदर से फिर नया यंग वन निकलता है। ठीक है, एंड हैच आउट, द यंग वन हैच आउट्स। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वीवी पैरस में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स वीवी पैरस होते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, द zygote develops into a new one inside the body of a female organism. After attaining a certain stage of growth, the young ones are delivered out of the body of the female. इसके अंदर क्या होता है, जो zygote होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही बनता है, और कुछ टाइम बाद जो कुछ पर्टिकुलर उसका ग्रोथ का वो होता है, उतना ग्रो करने के बाद, जैसे ह्यूमन्स में होता है 9 मंथ्स ग्रो करने के बाद वो बाहर आ जाता है, हैच आउट हो जाता, मतलब हैच आउट नहीं हो जाता, नया इंडिविजुअल बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ पुअर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन, चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन वीवी पैरस। देखो वीवी पैरस के रहने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि आप डायरेक्टली एक यंग वन को बर्थ दे रहे हो। अगर आप अंडे दे रहे हो तो उसको कोई तोड़ देगा, वो कहीं से गिर गए, कुछ अंडे तो यूज़ भी हो जाते हैं, जिससे हम ही उनको खाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो फिर उसके बहुत कम चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। तो सबसे बेस्ट केस क्या है, वीवी पैरस का होता है, वो डायरेक्ट यंग वंस को ग्रो कर देते हैं, और जो मदर होती है वो 9 महीने तक बच्चे को अपने बचा के भी रखती है, तो उनके पास सर्वाइवल की जो कैपेसिटी है ना वो ज़्यादा होती है उनसे। ठीक है, क्योंकि जब उनका मेन वल्नरेबल टाइम था ना, तब तो वो प्रोटेक्टेड थे ना फीमेल की बॉडी के अंदर, तो इसलिए। ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स द zygote इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल होता है वही जो आपको मैंने ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बताया था, ये ऐसे सा यहाँ पे बनता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ। सेपल क्या होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है, एक फ्लावर के पास जो ग्रीन पार्ट होता है। पेटल क्या होता है, जिसका कलर्ड पार्ट होता है, जो फूल, जो सुंदर सा फूल होता है वो उसका पेटल होता है। स्टेमन मेल पार्ट जो होता है, ये सब कुछ विदर ऑफ और क्या बोलते हैं डिस्ट्रॉय हो जाता है, सब सूख के झड़ जाएगा। बट मेन क्या रहता है, तो फीमेल वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो बचा रहता है, ओवरी, क्योंकि वहीं से तो फ्रूट बनेगा। ठीक है, कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल रिमेन्स अटैच्ड। अभी आपसे फॉल्स फ्रूट पूछ रहा है, जो ट्रू फ्रूट होता है ना उसके अंदर सिर्फ ओवरी होता है। अब अगर कुछ और है उसके अंदर तो वो फॉल्स फ्रूट होगा। इसका एग्जांपल होता है एप्पल, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर सेपल भी रहता है इसके अंदर। यहाँ पे देखो ये भी दिया हुआ है कि zygote एम्ब्रियो में टर्न करता है और ओव्यूल सीड में टर्न, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद किस में बदल जाता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी होता है, सबको पता होता है। एम्ब्रियो zygote जो है डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाएगा और ओव्यूल ग्रो होके सीड बनाएगा। ठीक है, और ओवरी ग्रो करके फ्रूट बनाती है। ठीक है, however remains attached. The zygote develops into a embryo and ovules develops into seed. The ovary develops into the fruit which develops a thick wall called pericarp. Ovary develops into the fruit which develops a thick wall called pericarp. तो आपसे पता है यहाँ पे क्या पूछेंगे कि जो फ्रूट है वो बनाता है पेरिकार्प को। फ्रूट पेरिकार्प कौन बनाता है, फ्रूट बनाता है। ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एंड दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। पेरिकार्प जो होता है वो फ्रूट का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ना उसे पेरिकार्प कहते हैं, और उसे बनाता कौन है, फ्रूट बनाता है। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशंस टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। अब जो डिस्पर्जल हो जाएगा सीड का, उसके बाद जो जर्मिनेशन होगा वो फेवरेबल कंडीशंस में होता है, सबको पता ही है। फ्रूट बनने के बाद सीड आएगा उसके अंदर, और वो सीड जब भी कहीं पे जाएगा तो उसको जब फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगे तो वो न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। ऐसे ही कॉन्टिन्यूटी चलती रहती है। ठीक है, अ फ्यू काइंड्स ऑफ फ्रूट्स शोइंग सीड्स एस एंड द प्रोटेक्टिव पेरिकार्प। ये सीड है, ये इसका पेरिकार्प है, ये सीड है, पेरिकार्प है, सारे स्ट्रक्चर्स आपको अलग अलग दिए हुए हैं। अब आते हैं समरी पे। जिसको लगता है कि समरी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत गलत फहमी में जी रहे हो।
समरी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभी तो यहीं से क्वेश्चन आपको चैप्टर के अंदर जो चीज़ें नहीं मिलेंगी वो समरी में मिल जाएंगी। तो एनसीईआरटी की हर लाइन पढ़ने का मतलब ही यही है कि आपको ये सब पढ़ना है, समरी से लेकर साइंटिस्ट से लेकर आगे जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो मेरा यही मोटिव है कि मैं आपको ये सब कुछ पढ़ा दूँ। मेरा ये मोटिव नहीं है कि आपको मतलब बिल्कुल अच्छे समझ आना चाहिए सब कुछ। देखो डिटेल में पढ़ना है तो वो सब कुछ आपको हर जगह मिल जाएगा, बट एनसीईआरटी की लाइन से लाइन पढ़ाना, हर एक लाइन का मतलब जैसे इंग्लिश पढ़ाते हैं ना वैसे समझाना और ये बताना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, ठीक है। समरी, reproduction enables a species to live generation after generation. Reproduction in organisms can be broadly classified into asexual and sexual reproduction. सबको पता है दो टाइप्स होते हैं, asexual जिसके अंदर does not involve the fusion. It is common in organisms that are relatively simple organisms such as fungi, algae, and some invertebrate animals. The offsprings formed by asexual reproduction are identical. इन्हें clones कहते हैं. Zoospores and conidiospores are the most common asexual reproductive structures found in several algae and fungi. यहाँ पे ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जूस्पोर्स और कोनिडियोस्पोर्स होते हैं जो कि मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है एल्गी और फंगी में, और बडिंग और गेम्यूल फॉर्मेशन इज आर द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल मेथड सीन इन लोअर ऑर्गेनिज्म। इन दो लाइनों को कि फंगी और एल्गी में किससे होता है और लोअर एनिमल्स में किससे होता है, इसमें लोअर एनिमल्स वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोअर एनिमल्स में रिप्रोडक्शन बडिंग और गेम्यूल फॉर्मेशन से होता है। बडिंग एंड गेम्यूल फॉर्मेशन से लोअर एनिमल्स में इससे रिप्रोडक्शन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे खुद मैंने एक बार आकाश का क्वेश्चन देखा था और फिर सबको लगता है कि एनसीईआरटी में से क्वेश्चन नहीं आता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाइनरी फिजन ऑफ द पेरेंट सेल। अब जो प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो उनकी तो सेल ही डिवाइड कर जाती है, उनकी डायरेक्ट सेल डिवाइड करेगी, उनका रिप्रोडक्शन हो जाएगा प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। इन सेवरल एक्वेटिक, देखो यहाँ पे मैंने मार्क वही कर रखा है जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में जिसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्लोअर प्रोसेस, हायर एनिमल्स में होता है, सबको पता है। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी कैटेगराइज्ड इनटू प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गेमीटोजेनेसिस होता है, गेमीट ट्रांसफर होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होता है और एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। ऑर्गेनिजम्स में भी बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, सबको पता है, एक दोनों सेक्स होते हैं, एक सेक्स होता है। सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स इज वेरिड पर्टिकुलरली इन एंजियोस्पर्म्स, मतलब मेनली एंजियोस्पर्म्स होता है, बाकी सब में जैसे सेम से ही होता है, जैसे एल्गी हम बताते हैं कि दोनों सेम ही दिखते हैं, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। गेमीट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर एंड यूजुअली आर डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ meiotic division except in haploid organisms where gametes are formed by mitosis। अब इसने ये बताया है कि जो गेमीट होता है वो हैप्लॉइड होते हैं, गेमीट n होता है। अब अगर 2n से वो बन रहे हैं तो meiotic डिवीजन होगा, बट अगर एक हैप्लॉन्टिक बॉडी है, इंडिविजुअल ही n है, तो वो तो माइटोसिस शो करेगा ना गेमीट बनाने के लिए, वो माइटोसिस करके गेमीट बनाएगा, बस यही कह रहा है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मेल गेमीट इज एसेंशियल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ रिलेटिवली ईजी बाइसेक्सुअल के, मैंने पीस का एग्जांपल दिया था, उसके अंदर बहुत ईजी होता है। बट अगर यूनिसेक्सुअल की बात करें तो कॉपुलेशन और साइमल्टेनियसली रिलीज इसका प्रोसेस है, इसी के थ्रू होगा, ठीक है। जिससे और एंजियोस्पर्म्स में इस प्रोसेस को पॉलिनेशन भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ये बस समरी है, सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। एम्ब्रियोनल प्रोटेक्शन एंड केयर आर बेटर इन विविपारस ऑर्गेनिज्म, इसीलिए उनके सर्वाइवल के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इनसाइड द मैच्योर एग इज द प्रोजेनिटर ऑफ एम्ब्रियो ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोजेनिटर कौन होता है तो वो एम्ब्रियो होता है। और ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, इतने मॉक्स में, इतने क्वेश्चंस में आपको ये मिलेगी ना ये लाइन कि प्रोजेनिटर कौन होता है, ठीक है। तो इसको अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से डाल लो। तो देखो आपका इसी के साथ ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है।
तो अच्छे से पूरी वीडियो सारी देखना, अपने सारे फ्रेंड्स सब में शेयर करो, मतलब पूरी एनसीईआरटी में पढ़ा रही हूँ आपको ऐसे, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।